करनी है, जिससे हम सब थोड़ा बहुत तो परिचित हैं ही, हम सब उसको थोड़ा बहुत जानते हैं। हम सब एक ऐसे समय में रहते हैं जो सोशल मीडिया का समय है, जो संचार माध्यमों का समय है। ऐसे समय में हम सबके पास पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी खबर रहती है। युद्ध में स्त्री, इस समय भी एक युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया उसे देख रही है और अजीब-सी स्थिति है। मतलब लोग न खुल के बोल पा रहे हैं, न खुल के कुछ कह पा रहे हैं। लेकिन दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, दुनिया में कहीं भी दंगे हों, सबसे अधिक अगर कोई उसका दंश झेलता है, सबसे अधिक अगर कोई उसका दुःख झेलता है, तो स्त्रियाँ ही झेलती हैं। युद्ध में भी और दंगों में भी। ये इतिहास रहा है। उस कालखंड में भी जब अ, एक तरह से कबीलाई समाज था, तब भी जब आपसी संघर्ष हुए, युद्ध हुए तो स्त्रियों ने झेला। जब सामंती समय आया, जब राजे रजवाड़े आए, जब भी युद्ध हुआ, स्त्रियों ने झेला। आप सब इसको बहुत शिष्ट ढंग से जानते हैं कि राजा जीत जाते थे, तो वहाँ की कोई न कोई जो स्त्री है उनके साथ ब्याह दी जाती थी, उनके साथ चली जाती थी। ये बहुत मतलब एक बहुत सुंदर रूप में कहने का मामला है, लेकिन सिर्फ़ ऐसा ही नहीं होता रहा है। हम सब जो दस्तावेज हैं, जो इतिहास हैं, उनसे परिचित रहे हैं कि उस कालखंड में जब उसके बाद का भी समय आया, औपनिवेशिक कालखंड में भी युद्ध को छोड़ दें तो जो एक पूरा शासन तंत्र बना हुआ था औपनिवेशिक सत्ता का, अंग्रेज़ों का, उसमें भी भारतीय स्त्रियों के साथ बहुत बार ज्यादती हुई। मैं इसका एक प्रसंग बीच में लूँगा कर्मभूमि उपन्यास से। उदाहरण के लिए शेष जो सामाजिक दृश्य है वो तो वहाँ रहेगा ही रहेगा। चूँकि आप सब साहित्य के ही विद्यार्थी नहीं हैं, इसलिए साहित्य का सिर्फ़ संदर्भ रूप में मैं लूँगा, शेष चीज़ें हम लोग और बात करेंगे। तुलसीदास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, हम सब उसे बार-बार दोहराते हैं कि "कतबिध सृजी नारि जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही"। पराधीनता एक ऐसी चीज है जो सपने में भी सुख की कल्पना नहीं करने देती है। सुख तो बहुत दूर की चीज है, स्वप्न में भी सुख की कोई कल्पना पराधीन व्यक्ति के दिमाग में नहीं आ पाता है। उसके उसकी आंखों में, उसकी पुतलियों में सुख का स्वप्न नहीं आ पाता है। पराधीनता एक ऐसी बुरी चीज होती है। युद्ध स्त्रियों को ऐसी ही पराधीनता देता है। एक सामंती व्यवस्था तो देती ही रही है उनको। पितृसत्ता तो स्त्रियों को ये गुलामी देती ही रही है। युद्ध में उनकी स्थिति और खराब होती रही है। वहाँ उनकी कोई इच्छा नहीं रह जाती है। उनकी आप इतिहास देखें, आप सारे दस्तावेज देखें, देखते चले जाएँ, आप पाएँगे कि स्त्रियों की कोई इच्छा युद्ध के दिनों में मान्य नहीं रही है। तमाम जो सैन्य शिविर रहे हैं, वहाँ स्त्रियों के साथ जो बर्ताव होता रहा है, वो सब आप युवा हैं, आप लोग जानते हैं, अखबार पढ़ते होंगे, दस्तावेज पढ़ते होंगे, वो सब आप लोग इससे परिचित होंगे। मैं सिनेमा से बात शुरू करूँ। एक युद्ध आपने पर्दे पर देखा होगा, पद्मावती नाम की फ़िल्म देखी होगी आप लोगों ने। उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी और रत्नसेन और ये सारी चीज़ें आपने वो दृश्य देखा। एक महाकवि हुए हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी एक किताब है पद्मावत, जो रत्नसेन और पद्मावती की कथा के लिए ही जानी जाती है, मशहूर है शायद। आप पूरा जो युद्ध का बाद का जो पूरा प्रकरण है इसमें, वो आप जानते हैं, आपने फ़िल्म देखी है, आप लोग परिचित हैं। मूल कथा भी यही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये माँग की थी कि पद्मावती जो है, वो ज़ाहिर है कि पद्मावती पर उसकी दृष्टि थी। वो जीत करके पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था और सिर्फ़ पद्मावती तो एक प्रतीक है। ज़ाहिर है कि सिर्फ़ पद्मावती का मामला नहीं है, युद्ध होता है। हिंदी में एक कवि हुए, देवेंद्र कुमार, छठे और सातवें दशक में
केदारनाथ सिंह के समकालीन कवि रहे वो। बहुत अच्छे गीतकार और कवि। मूलतः दलित समाज से उनका संबंध था। हालाँकि तब हिंदी में दलित साहित्य नहीं था इस तरह से। उस दौर में उन्होंने इस घटना को लेकर के, रत्नसेन और पद्मावती की घटना को लेकर के एक कविता लिखी थी। और उस कविता में जो प्रसंग आता है, मैं सिर्फ़ उस कविता को आपको सुनाना चाहता हूँ कि कैसे चीज़ों को देखने का नज़रिया रहा है। फिर हम लोग और दस्तावेज़ों पर आएँगे कि पूरी दुनिया में युद्ध में स्त्री की क्या स्थिति होती रही है और इस पे क्या हो सकता है। जौहर का किस्सा सुना होगा काश, महारानी पद्मिनी चिता में जलने के बजाय 16,000 रानियों के साथ लैस होकर चित्तौड़ के किले की रक्षा करते हुए मरी नहीं मारी गई होती, तब तुम्हारा और तुम्हारे देश का भविष्य कुछ और होता। यही आज का तकाजा है, वरना कौन प्रजा कौन राजा है। ये उस दौर की कविता है जब हमारे देश में नेहरूवियन मॉडल, हिंदी कविता में एक पूरा था कि नेहरूवियन मॉडल से मोहभंग का दौर था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का गहरा प्रभाव हिंदी ही नहीं पूरे भारतीय साहित्य पर पड़ रहा था। ये लोग उस प्रभावित थे। मैं कहना यह चाहता था कि यह कविता ये बताना चाहती है युद्ध में स्त्रियों की जो स्थिति होती है, निश्चित तौर पर उससे बचने के लिए जौहर का प्रसंग रहा। ज़ाहिर है कि वो दरिंदगी, वो जो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है वह, और अन्य भी सतीत्व का जो एक प्रसंग है वो सब चीज़ें। कवि ये कहना चाहता है कि होता यह रहा कि स्त्रियाँ लड़ नहीं पाईं, और लड़ इसलिए नहीं पाईं क्योंकि पितृसत्ता ने उनकी जो पूरी मानसिक संरचना बनाई, जो उनके विकास क्रम को जिस ढंग से रखा, वहाँ पर वो भूल गईं लड़ना। भूल गई लड़ना। तो युद्ध में जो स्त्रियों की स्थिति का मामला है, उसका एक कारण तो मित्रों यह भी है। अब हालाँकि स्त्रियाँ धीरे-धीरे अब सबल हुई हैं, लेकिन आप युद्ध में कुछ नहीं कर सकते। जब बर्बर सेनाएँ आकर के आप पर आक्रमण करेंगी, वहाँ आप क्या लड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये कहना मतलब आसान हो सकता है, लेकिन आसान है नहीं। लेकिन ये होता आया है और कवि का काम तो यही है कि वो बताए। मैं सिर्फ़ कहना ये चाहता था, जो आप लोगों से भी कह रहा था, कि सामंती कालखंड में भी जब एक राजा दूसरे राजा पे चढ़ाई करता था, तो वह जो जागीर जीतता था वह तो जीतता ही था, लेकिन सबसे अधिक अगर तहस-नहस कोई चीज़ होती थी, तो वह स्त्रियों की देह और उनकी आत्मा होती थी, उस कालखंड में भी। आज भी यही है। प्रथम विश्व युद्ध का डाटा हो या द्वितीय विश्व युद्ध का भी मैं आपके सामने रखूँगा, और उसके बाद का भी जो पूरा का पूरा मामला हो। ध्रुव स्वामिनी का एक नाटक आप सब परिचित हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। मैं उस ओर नहीं ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पर भी कहीं न कहीं स्त्री को का मामला है, केंद्र में है। राय प्रवीण एक हुई थी, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, ओरछा एक जगह है, ओरछा की राजनर्तकी थीं राय प्रवीण। और उस दौर में दिल्ली के सम्राट ने ओरछा नरेश से ये माँग की थी कि राय प्रवीण हमें दे दो। यानी कि सिर्फ़ युद्ध नहीं, हर कालखंड में स्त्रियों की यह जो स्थिति है कि उन्हें वस्तु की तरह देखने का मामला, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने का मामला, यह लगभग पूरे विकास क्रम में रहा है, और युद्ध इसे और अश्लील ढंग से हमारे सामने रखता है, जहाँ पर स्त्री को सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। स्त्री पूरी तरह एक ऑब्जेक्ट में बदल जाती है। वहाँ जो लोग उनके साथ बर्बर आचरण कर रहे होते हैं, बलात्कार कर रहे होते हैं, वो ये सोच नहीं पाते कि ये स्त्री भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हाड़-माँस की एक मनुष्य है। यह विचार ही उनके में नहीं आता, और इसका सारा जो दारोमदार है ना, वो उसी पितृसत्ता की सोच में है, जिसमें हम सब अ अ, निकल नहीं पाते। जो निकल जाते हैं, ज़ाहिर है कि चीज़ें उनकी बदल जाती हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। कभी गालियों के समाजशास्त्र पर विचार कीजिए, युद्ध की ओर बढ़ते-बढ़ते। गालियों के समाजशास्त्र पर विचार कीजिए कि सारी गालियाँ क्यों स्त्री केंद्रित हैं? सारी गालियाँ, इक्का-दुक्का अपवाद छोड़ दीजिए, तो सारी की सारी गालियाँ वो स्त्री को टारगेट करके, स्त्री को लक्ष्य करके
की गई माँ बहन, जो भी जिस भी तरह की चीजें हैं, यह एक कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी बड़ी विडंबना है कि स्त्री को सम्मान का प्रतीक बनाकर फिर उसे तहस नहस करना। युद्ध में भी जो दूसरी सेनाएं हारे हुए राजा या हारे हुए देश के साथ करती हैं, वो बेसिकली यही भावना रहती है कि हम तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। आप आत्मसम्मान कह के एक आधी आबादी को आप अपने निशाने पर रख लेते हैं। आप आधी आबादी को तहस नहस कर देते हैं। आपको मतलब याद ही नहीं रहता कि आप एक मनुष्य के सामने खड़े हैं। ये पूरा ट्रेनिंग का मामला है, युद्ध की ट्रेनिंग ही नहीं, पूरे हमारे विकास क्रम में, पूरी दुनिया में ये पुरुष की ट्रेनिंग का मामला है। ट्रेनिंग का मामला है कि वो ट्रेंड कैसे हुआ है, वो पला और बढ़ा कैसे है। क्योंकि इतनी निर्ममता ऐसे ही नहीं आ जाती, एक दिन में नहीं आ जाती, इतनी क्रूरता एक दिन में नहीं आती। यह रक्त मज्जा में समाई हुई चीज है, जो युद्ध में हम देखते हैं, जो हम दंगों में देखते हैं। हम सुनते आए हैं तमाम देशों के बारे में और तमाम जगहों के बारे में, अखबारों में पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं। कभी कल्पना कीजिए कि युद्ध में स्त्रियों के साथ ऐसा आज भी हो रहा है, पहले भी होता रहा। जिन यूरोपीय देशों को, यानी कि फ्रांस में क्रांति हो गई, बावजूद इसके यूरोप के तमाम देशों में स्त्री को मताधिकार का प्रयोग नहीं था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने पहली बार 1867 में ये आवाज उठाई कि ऐसा होना चाहिए, और 20वीं शताब्दी में आकर के ये अधिकार मिला। वो इंग्लैंड जैसे देश में अधिकार मिला। यानी कि स्त्रियों की दोयम दर्जे की स्थिति बनाकर रखी गई। जाहिर है कि जब आक्रमण होता है तो दोयम दर्जे की नागरिकता तो दिमाग में होती है कि इनकी है चारों तरफ, तो आक्रमण का मामला भी वहीं चला जाता है। ये जो एक तो जो जैविक भिन्नता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो घृणा का भाव है, जो विद्वेष का भाव है, वो ट्रेनिंग में है, कहीं ना कहीं रक्त मज्जा में है, और वो पितृसत्ता की देन है, और ये पूरी दुनिया का मसला है। हमारे देश में तो फिर भी एक ट्रेनिंग है कि मातृशक्ति माना गया है। हमारे अपने प्रयोग और व्यवहार की बात छोड़िए, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में, हमारे शास्त्रों में तो स्त्री को बहुत ऊंचा स्थान रहा है। मातृ रूपेण मान करके करते रहे हैं। व्यवहार पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन तमाम दूसरे देशों में तो ये ट्रेनिंग भी नहीं रही है। जाहिर है कि वहां यही रहा कि स्त्री का वही मसला, कि जो एक ट्रेनिंग है कि यह पुरुष से अलग होकर रह ही नहीं सकती है। अलग हुई कि मामला गड़बड़ हो गया, और जब भी होगा इसका सारा दारोमदार जो है वो पुरुष को प्रसन्न करना है, पुरुष को प्रसन्न करना है। यह सोच सैनिकों के दिमाग में भी रहती है, जीतने वाले सैनिकों के भी दिमाग में रहती है, और रहती तो हारने वालों के भी दिमाग में है। अगर वो जीत जाते तो वही काम वो करते। ये इसमें कोई भी जो है वो मुक्त नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसे आप कह दें कि नहीं ये बेहतर और ये बेहतर। महादेवी वर्मा से आप लोग परिचित होंगे, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो तो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। जो साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं उन्होंने भी शायद नाम सुना होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उन्हें। छायावाद की बड़ी कवित्री थी। हाई स्कूल इंटर की कक्षाओं में शायद आपने उनकी कुछ कविताएं पढ़ी होंगी। मैं नीर भरी दुख की बदली, या पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला जैसी कविताएं। आज अवसर नहीं है, नहीं मैं इन कविताओं का जो एक स्त्रीवादी पाठ हो सकता है मैं वो आपको बताता, लेकिन आज उसका अवसर नहीं है। महादेवी वर्मा का एक दूसरा बड़ा रूप है जिस पर बहुत बाद में चर्चा हुई। महादेवी वर्मा ने 1930 से लेकर के 42 के बीच में स्त्री विषयक बहुत से निबंध लिखे, बहुत सारे निबंध लिखे, और वो उस दौर की चांद और तमाम पत्रिकाओं में छपी, और 1942 में उनकी प्रसिद्ध किताब श्रृंखला की कड़ियां प्रकाशित हुई। यह एक दस्तावेज है कि पूरी दुनिया में स्त्री विमर्श की जो एक प्राइमरी किताब मानी जाती है, द सेकंड सेक्स, सिमोन द बुआ की,
वह किताब 1949 में प्रकाशित हुई, मूल फ्रेंच में, यानी कि श्रृंखला की कड़ियां के छपने के 7 वर्ष बाद छपी वो। लेकिन वो फ्रेंच में छपी थी, जो एक सत्ता वर्ग की भाषा थी, तुरंत अंग्रेजी में अनुदित हुई, पूरी दुनिया में बात बन गई। महादेवी वर्मा ने हिंदी में लिखा तो हिंदी से बाहर भारत में ही उसकी चर्चा नहीं हो पाई। स्त्री विमर्श की भारत के संदर्भ में वह एक प्रामाणिक किताब है, बेसिक किताब है। उस किताब में एक निबंध है, युद्ध और नारी, जरूर पढ़िएगा आप लोग। युद्ध और नारी नाम से वो, और उसमें बहुत विस्तार से महादेवी जी विचार करती हैं। मैं यहाँ उद्धरण नहीं पढ़ूंगा उसके, उस निबंध को जरूर पढ़िए। और वो बताती हैं, पूरी मानसिक संरचना की बात करती हैं वो, कि जो पूरी युद्ध में जो मानसिक संरचना है, पुरुष की जो मानसिक संरचना है, स्त्री के बारे में जो दृष्टिकोण है, उस सब की व्याख्या करती हैं और बहुत बारीक व्याख्या करती हैं। श्रृंखला की कड़ियां जैसी किताब, यदि मित्रों, जो लोग आप पुरुष हैं आप में से, अगर आप एक बार उसे ठीक से पढ़ लें तो आप जीवन में कभी स्त्री के साथ कोई कठोर आचरण नहीं करेंगे, स्त्री के साथ कभी कोई अमानुषिक आचरण नहीं करेंगे। मैं बराबर कहता हूं कि ऐसी किताब सिरहाने रखनी चाहिए। पतली सी किताब है, पतली सी किताब है, 100 रुपए के आसपास की, जरूर पढ़नी चाहिए आप सबको, जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, समझते हैं। तो वो एक, और महादेवी जी ये सारी चीज उस औपनिवेशिक कालखंड में कर रही थी, जब भारत में युद्ध की स्थितियां तो नहीं थी, बावजूद इसके जो अंग्रेज सिपाही थे वो भारतीय स्त्रियों के साथ वही आचरण कर रहे थे जो युद्ध में सैनिक करते हैं, बलात्कार जैसी चीजें। जहां भी उनको मौका मिलता था वो भारतीय स्त्रियों के साथ जबरदस्ती करते थे। इसका एक सिर्फ उदाहरण लिया था प्रेमचंद ने, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि अंग्रेज झूठ बोलते हैं। अंग्रेज क्या करते थे, यूरोप में जा करके वो ये कहते थे कि भारतीय बहुत बर्बर हैं और वो अंग्रेज स्त्रियों पर आक्रमण करते हैं, वो अंग्रेज स्त्रियों के साथ ज्यादती करते हैं। प्रेमचंद ने इसका काउंटर करने के लिए कर्मभूमि में मुन्नी का चरित्र सृजित किया था, और कैसे उसके साथ 2 सिपाही अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, और फिर बाद में वो स्वाधीनता आंदोलन की सिपाही बन जाती है। तो हम, कोई भी सचेत जो समय होता है, लोग इसको रेखांकित करते रहते हैं। उस कालखंड में सीधे युद्ध नहीं हो रहा था, युद्ध की स्थितियां तो थी ही। भारतीय लगातार उपनिवेशवाद से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे, अंग्रेजों से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे, और अंग्रेज जब एन केन प्रकारेण भारतीयों को दबा रहे थे, उनमें उनकी स्त्रियों पर भी प्रहार कर रहे थे, वो हर तरह का प्रहार कर रहे थे। वो जहां सत्ता को बनाए रखने की आकांक्षा होगी, जहां सत्ता को बचाए रखने की आकांक्षा होगी, जहां गलत ढंग से एन केन प्रकारेण सत्ता को पाने की लालसा होगी, वो युद्ध हो न हो, वहां स्त्रियां निशाने पर रहेंगी, उनको जबरन अपने वश में करने की कोशिश अवश्य की जाएगी। यह पूरी सामंती दृष्टि का निचोड़ है, ये सामंती दृष्टि का निचोड़ है, ये चीज निकल करके आती है। मैं आपको बताऊं कि प्रथम विश्व युद्ध का जब दौर हुआ, युद्ध में जब हम जाते हैं तो 2 उदाहरण हमारे सामने सबसे बड़े आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के कई चीजें आई। एक सज्जन आर्नोल्ड ने एक पूरा विवरण दिया है प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के, और एक हिल्स नाम के भी विद्वान हुए, उन्होंने भी विवरण दिया है। इन लोगों ने बताया है कि उस दौर में ये जब प्रथम विश्व युद्ध था, जो सैनिक थे जिनको वो मतलब जीत रहे थे जिन राष्ट्रों को, वहां सच्चाई तो यही थी कि कोई स्त्री सुरक्षित नहीं थी, और इन्होंने लाखों की संख्या में दस्तावेज हैं जो ज्यादती की स्त्रियों के साथ, लाखों की संख्या में दस्तावेज उपलब्ध हैं इनके, मतलब बाकायदा अध्ययन से दस्तावेज उपलब्ध हैं। सोचिए क्या गुजरा होगा। कई बार तो इतना मानसिक कि परिवार के सामने कई मतलब सामूहिक ढंग से, ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब, यानी कि जितनी बर्बरता हो सकती है, और विरोध करने पर उनके साथ जिस ढंग से उनको मारा जाता था, जिस ढंग से उनका अंत किया गया,
वो रूह कँपा देने वाला है। अगर उसके फ़िल्में बन कुछ फ़िल्में बनी हैं इन विषयों पर कुछ फ़िल्में बनी हैं। सब एक तो बहुत 1917 की मूक फ़िल्म है वार एंड वीमेन। देखने लायक फ़िल्म है, मिल जाती है ये फ़िल्म। उसको देखना चाहिए फ़िल्म को कि 1917 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत मतलब यानी कि से जुड़ा हुआ समय है वो। जब ये फ़िल्म आई और उसमें दिखाया कि किस तरह की बर्बरता स्त्रियों के साथ होती रही। एक समझ रही युद्ध के दिनों में पहले अब भी होगी ही लोगों की कि सैनिकों के लिए स्त्रियों की उपलब्धता ज़रूरी है। एक समझ बनाई गई कि इसके बिना ये युद्ध नहीं कर सकते। सोचिए, हम एक कैसा विश्व बनाना चाहते हैं, हम एक कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम एक कैसा समाज बनाना चाहते हैं, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये ज़रूरत है और ज़रूरत के लिए आप उनकी उपलब्धता कराते हैं। अभी हाल-फिलहाल में एक सर्वेक्षण आया कोरिया के संदर्भ में, जिसमें बताया गया कि मतलब कि एक-एक स्त्री को एक-एक दिन 40-40 या 50-50 लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए विवश होना था संख्या में और रखा ही गया था इसलिए कि उनको उन्हें प्रसन्न करना है, तभी वो युद्ध लड़ सकते हैं, तभी वो विजेता बन सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पूरी दुनिया में महिला अधिकारों की बात होगी, महिला अस्मिता की बात होगी, हो रही है। इस पर विचार करना चाहिए कि स्त्री की देह को जबरन अर्जित नहीं किया जा सकता। स्त्री की देह को खरीदा और बेचा नहीं जाना चाहिए। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम से अर्जित किया जाना चाहिए। प्रेम के अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं होना चाहिए स्त्री और पुरुष के बीच संबंध का। मैरिज का एक मामला है, वो भी प्रेम का ही एक एक्सटेंशन है, विवाह, वो उससे जुड़ी हुई चीज़ है। इस पर बात होनी चाहिए। बातें चाहे जितनी बड़ी-बड़ी लोग कर लेते हैं सब कुछ, लेकिन जब भी इस तरह की स्थितियाँ आती हैं, हमारे सामने वही चीज़ें आती हैं। हम आए दिन स्त्रियों के साथ होने वाली ज्यादती की घटनाएँ तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। युद्ध इनसे भी मतलब भीषण हो जाता है, युद्ध में इनसे भी भीषण स्थिति हो जाती है। वहाँ और मतलब एक तरह से कहिए कि हृदय को कँपा देने वाली स्थितियाँ बन जाती हैं वहाँ। कई बार जो स्त्रियाँ युद्ध के दिनों में वहाँ भेजी जाती हैं, वो लौट नहीं पाती, वो मर जाती हैं। वो लौट ही नहीं पाती और जब लौटती हैं, तो जिस ढंग से लौटती हैं वो कभी मतलब अवसाद से बाहर ही नहीं निकल सकती। कभी वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं निकल सकती। एक ऐसा विश्व हम 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी में जब युद्ध हो रहे हैं, तब भी स्त्रियाँ निशाने पर हैं। 21वीं सदी में जब दंगे होते हैं, तभी स्त्रियाँ निशाने पर हैं। अ, एक गरिमा श्रीवास्तव की किताब है, देश ही देह। इसको एक बार देखिएगा आप लोग। गरिमा श्रीवास्तव जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं। उनकी एक किताब है, हालाँकि सिर्फ़ कुछ वो क्रोएशिया और बोस्निया वगैरह को क्रोएशिया वगैरह को केंद्र में रख कर के लिखा गया, जहाँ वो कुछ दिन अध्यापिका रही थीं। वहाँ पर जिस ढंग से स्त्रियों के साथ देह ही देश नाम भी उन्होंने ऐसे ही रखा, जिस ढंग से सैनिकों ने उन स्त्रियों के साथ दुराचार किया है, उसकी रूह कँपा देने वाली एक तरह से उसका रूह कँपा देने वाला डॉक्यूमेंटेशन है उन किताबों में। मतलब कभी जाना मतलब कभी ये सैनिक जानने की इच्छा ही नहीं रखते कि यह स्त्री किस कंडीशन में है। गर्भवती स्त्रियों के साथ भी और 10 साल से लेकर 70 साल तक की स्त्रियों के साथ। यानी उम्र का भी कोई मतलब लाज-लिहाज़ नहीं। माँ की उम्र है, दादी की उम्र है, इसका भी कोई लिहाज़ नहीं। उनके लिए वो ऑब्जेक्ट है सिर्फ़। कोई रिश्ता नहीं, कोई मनुष्यता नहीं, कोई मानवीयता नहीं। ये ट्रेनिंग किसने दी? इसी पैट्रियार्की ने दी। इसी पितृसत्ता ने ये ट्रेनिंग दी है। तो बीच में मैं हस्तक कहूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि पितृसत्ता की जड़ों में मट्ठा डालिए। अगर पितृसत्ता की जड़ों में मट्ठा पड़ा, पितृसत्ता बीत जाएगी, टूट जाएगी, तो युद्ध में भी स्त्रियों पर अत्याचार नहीं होंगे। जो बदला पुरुष होगा, वो कभी हिम्मत नहीं करेगा स्त्री की देह पर डाका डालने की। कभी कोशिश नहीं करेगा कि वो अटैक करे। तो क्रोएशिया, बोस्निया और
जो तमाम देश थे वहाँ जो युद्ध हुए उसमें 60,000 बलात्कार के आंकड़े दर्ज हैं। ये आंकड़े दर्ज हैं कि इतने बलात्कार किए गए। ज़ाहिर है कि आंकड़ों के पार भी चीज़ें होंगी। हम लोग जानते हैं कि आंकड़े कैसे बनते हैं। कई बार जितना बताया जाता है उसे दूना तो मान ही लिया जाना चाहिए उसे। मिनिमम मान लेना चाहिए कि उसके दूना तो हुआ ही होगा। 1994 में हाल-फिलहाल में जो है रवांडा में जो गृह युद्ध हुआ, वहाँ माना जाता है कि 2.5 से 5 लाख स्त्रियों के साथ दुराचार हुआ। 2.5 से छोटे-छोटे देश हैं ये। ये मतलब जब इस संख्या में बता रहा हूँ तो इसको आप इस रूप में देखें कि ये बहुत छोटी आबादी वाले देश हैं। ये कोई बहुत बड़ी आबादी वाले देश उस लिहाज से देखिएगा तो एक बड़े प्रतिशत को घेरते हैं ये। ये बड़े प्रतिशत को घेरते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर उनके साथ हुआ। और सिर्फ़ रेप जैसी चीज़ें नहीं हैं, अन्य ढंग की भी जो यौन क्रूरताएँ हो सकती हैं, वो सब किया उन लोगों ने। कि सिर्फ़ रेप करके छोड़ दिया नहीं मतलब जितने भी ढंग से वो उनको मतलब त्रासदी दे सकते थे, उतने ढंग से त्रासदी दी। और एक तरह से जिसको सैडिज़्म कहते हैं, जीत का सैडिज़्म है ये, विजय का सैडिज़्म है ये। वो कहीं वो उनके भीतर फलीभूत हुआ और निकल कर के चीज़ें आईं। जिनेवा कन्वेंशन ने माना कि यह जो है मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी कहा गया था कि 2 लाख के साथ स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए थे। 2 लाख स्त्रियों के साथ सामूहिक एकल की तो बात ही छोड़ दीजिए। एकल जो हुआ होगा वो हुआ होगा। 2 लाख के आस-पास में ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ। अब थोड़ा समय बदला है, अब स्त्रियाँ भी सैनिकों के रूप में हैं। तमाम देशों में, तमाम जगहों पर अब स्त्रियों को भी सैनिक बनाया जा रहा है। शायद स्थितियाँ बदलें, स्त्री सैनिक बन रही हैं, तो हो सकता है कि वो धीरे-धीरे जो साथी सैनिक होंगे, उनका विरेचन कर पाएँ, कैथार्सिस कर पाएँ, उनके मतलब मस्तिष्क का उनकी सोच समझ कर कैथार्सिस की बात मैं कह रहा हूँ, कि उनकी कैथार्सिस कर पाएँ और देख पाएँ कि कैसे होगा। 1937 में जापानी सेना ने जब चीन उस समय चीन से उसका युद्ध हुआ 1937 में, तो उस समय नानकिन राजधानी का क्षेत्र था, तो उसको जीतने के बाद जो बलात्कार किए जापानियों ने, वो किताब वो दर्ज है, दस्तावेज़ दर्ज है, नानकिन का बलात्कार नाम से, वो दस्तावेज़ उपलब्ध है। तो ये चीन है, जापान है, ये रूस है, ये जर्मनी है, ये क्या कहते हैं चेकोस्लोवाकिया है या ये फ्रांस है या ये इंग्लैंड है, देश या अमेरिका है, सिर्फ़ देश का नाम बदल सकते हैं, क्रूरताएँ हर जगह एक जैसी रही हैं युद्ध में। युद्ध में एक जैसी क्रूरताएँ रही हैं। और सब मतलब जिसको कहते हैं कि हर तरह का एक चीज़ और भी किया इन लोगों ने। युद्ध के बाद एक और जो बड़ी त्रासदी स्त्रियों के लिए हुई, वो वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर हुई हैं। तमाम देशों में, दुनिया भर में ये हुआ है, क्योंकि उनके पास और कुछ बचा ही नहीं। घर-परिवार भी छूट गया उनका, सारी चीज़ें छूट गईं, कैसे जिएँगी वो? युद्ध से अधिक नारकीय कोई चीज़ नहीं होती है किसी के लिए भी और स्त्रियों के लिए तो सृष्टि में उससे कोई बुरी चीज़ नहीं है। हर युद्ध में किसी स्त्री का बेटा मारा जाता है, किसी स्त्री का पति मारा जाता है, किसी स्त्री का पति मारा जाता है, किसी स्त्री का भाई मारा जाता है, किसी का मंगेतर मारा जाता है। सहती तो स्त्रियाँ हैं, हर तरह से। वो अपनी देह पर सहें, अपनी आत्मा पर सहें, अपने मस्तिष्क पर सहें, लहूलुहान उनकी देह और उनकी आत्मा दोनों हो जाती है। युद्ध हो सकता है कि जो सत्ताधीश हों, उनको अहंकार की संतुष्टि देता हो, उनके मनोभावों को तुष्ट करता हो कि मैंने इसको जीत लिया। लेकिन अगर जीते हुए देश की स्त्रियों का भी आप एक सर्वेक्षण कीजिए, इंटरव्यू लीजिए, तो शायद आपको पता चलेगा कि वो उसका विरोध करेंगी। सच्चाई तो ये है कि स्त्रियों के मन की जो पृथ्वी है, वो बहुत विस्तृत होती है। वो राष्ट्र की सीमा में नहीं समाती है।
वो उस ढंग से राष्ट्र की सीमा नहीं मानती। वो पराये मुल्क के सैनिक भी जब मारे जाते हैं, तो स्त्रियों का दिल पुरुषों की अपेक्षा अधिक दहलता है, अधिक पिघलता है, अधिक दुखी होता है। और अपने परिवार का जाए, अपने समाज, अपने देश का जाए, तो निश्चित तौर पर ये कष्ट और अधिक बढ़ जाता है, ये कष्ट और अधिक दिखने लायक हो जाता है। युद्ध को लेकर हजारों कविताएं अंग्रेजी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, दूसरी भाषाओं में भी हैं। सैकड़ों कविताएं हिंदी में हैं। सब मिला के मैं कह रहा था, मैं आज उन कविताओं की ओर नहीं जा रहा। पढ़नी चाहिए। युद्ध विषयक दस्तावेज इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम सीख सकें कि युद्ध क्यों नहीं होने चाहिए। युद्ध से सिर्फ आर्थिक विकास नहीं अवरुद्ध होता है। मोटे तौर पर बताया यही जाता है कि युद्ध हो जाए तो आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। युद्ध से मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। युद्ध से स्त्रियों की अब तक की अर्जित जो आजादी है, वह भी लुटती हुई दिखती है, वह भी टूट जाती है। जो बड़े संघर्ष से उन्होंने अर्जित किया है, बड़े संघर्ष से उन्होंने अर्जित किया है, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, वो सब तहस नहस, उनकी अस्मिता पर प्रहार होता है सीधे सीधे। और अगर इसे बहुत काव्यात्मक ढंग से कहना चाहूं मैं, तो कह सकता हूं कि अधिकांश जो युद्ध होते हैं, वो देशों की पृथ्वी पर नहीं, स्त्रियों की देह पर ही होते हैं। वो स्त्रियां बर्दाश्त करती हैं अपनी देह पर, अपनी आत्मा पर। हो सकता है कि कल पुतिन साहब जीत जाएं, हो सकता है किसी दिन अमेरिका किसी युद्ध में जीत जाए, हो सकता है कोई और जीत जाए, लेकिन कभी पूछिए कि सचमुच हारा कौन? वह देश नहीं हारा। हर जगह की स्त्रियां हारती हैं, लुटती हैं, टूटती हैं, बिखरती हैं। वो स्त्रियां ही होती हैं। और फिर उनको अपने को भी संभालना है और अपने परिवार को भी, जो बचा हुआ है, उसको भी संभालना होता है। शून्य से शुरू करना पड़ता है। तो एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत हो जहां युद्ध की जरूरत ना हो। एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां पितृसत्ता की छाया भी ना हो, पुरुष मानसिकता जिसे कहते हैं उसकी छाया ना हो। स्त्री और पुरुष दो जैविक संरचनाएं हैं, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि उनकी मानसिक शक्ति, उनकी बौद्धिक शक्ति में कोई भिन्नता नहीं होती। मानसिक और बौद्धिक शक्ति एक जैसी दी है प्रकृति ने। फिर हीनता कैसी? किस बात के लिए आप उनको द्वितीय दर्जे की नागरिकता देते हैं? क्यों फिर अटैक करते हैं? क्यों ले जाते हैं? कभी हम लोग पढ़ते आए हैं कि स्त्रियों की इच्छा कभी पूछी नहीं जाती, सदियों से नहीं पूछी गई। अब धीरे धीरे चीजें बदली हैं। युद्ध फिर से उसको मिटा देता है। फिर से जो पृथ्वी थोड़ी सी उनकी बेहतर हुई होती है, मन की, आत्मा की, बौद्धिकता की, वो फिर उस पर बम्बार्ड कर देता है, फिर लाके बम गिरा देता है, तमाम तरह के भय के। ये और एक चीज जानते हैं, स्त्रियों पर जो लोग भी अटैक करते हैं, स्त्रियों पर जो लोग भी आक्रमण करते हैं, उनसे अधिक कमजोर कोई होता नहीं है। सच्चाई तो यही है, बहुत कमजोर लोग होते हैं। वरना तो वो प्रेम से जीतते, वरना तो वो एक व्यवहार से जीतते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। युद्ध अमानवीय होता है और वो अमानवीय ही रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है, उसको कोई कर नहीं सकता है। अभी जब हम इस युद्ध जो अभी दुनिया में चल रहा है, इस युद्ध को के बाद जब सर्वेक्षण आएगा तो हम देखेंगे कि कितनी स्त्रियों ने कितना दुख सहा है। आएगा सर्वेक्षण, आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद आएगा। इसके लिए अलग से आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं होती कि मैंने क्या सहा, तुमने क्या सहा, कोई बताए। आ जाती हैं चीजें, दस्तावेज आ जाते हैं। तो आज युद्ध में स्त्री विषय पर बात करते हुए मैं तो आप सबसे, जितने मित्र सुन रहे हैं, खास करके जो पुरुष सुन रहे हैं, उनसे तो यही निवेदन करूंगा कि युद्ध में स्त्री की तो स्थिति दयनीय रहती आई है। जब भी युद्ध होगा,
दयनीय हो ज़रूर होगी यदि हम अपने को नहीं बदल लेंगे, हम अपने भीतर के पुरुष को नहीं बदल लेंगे, हम अपने भीतर के पुरुष को सहचर और मित्र में नहीं बदल लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध की शायद ज़रूरत ना हो, और शायद युद्ध हो भी अगर किसी सत्ता संघर्ष में होगा, तो स्त्रियों को सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम अपनी देह और अपनी आत्मा पर। बातें बहुत सारी हैं युद्ध और स्त्री पर बोलने के लिए, युद्ध में स्त्री विषय पर बोलने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से समय की सीमा है, और फिर कभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुछ कविताएँ अंग्रेज़ी में और हिंदी में, जिस भी भाषा को आप जानते हैं उसको पढ़िए। युद्ध को लेकर कविताएँ हैं, युद्ध में स्त्री की स्थिति को लेकर के भी कविताएँ हैं, और कुछ फ़िल्में हैं। एक का नाम मैंने लिया मूक फ़िल्म का, ऐसी दर्जनों फ़िल्में हैं जो हॉलीवुड में भी बनी हैं, फ्रेंच में भी बनी हैं, इटालियन में बनी हैं। उन फ़िल्मों को देखिएगा तो शायद बहुत कुछ आपके भीतर बदल जाएगा, और भविष्य में कभी अगर आप सैनिक बने और कहीं विजेता बनने की स्थिति आए, तो वहाँ की स्त्रियों का आप सम्मान करेंगे। उनकी स्त्रियों के साथ आप कभी कोई ज़्यादती नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार बुलाने के लिए और सुनने के लिए।